डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक की जो थर्ड यूनिट है प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, उसके संबंध में, जिसमें अपना लेसन जो चल रहा था वो सोशलिज्म समाजवाद चल रहा था। और समाजवाद के अंदर अपन ने समाजवाद का अर्थ, उसके प्रमुख लक्षण है, वो अपन ने पिछली कक्षाओं में देखे थे। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाजवाद के जो प्रमुख तत्व हैं वो, यानी कि समाजवाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अपन देखेंगे कि सोशलिज्म के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किन बातों पर ये सबसे ज़्यादा बल देता है। तो समाजवाद है वो काले धन पर, काले धन का संग्रह हर हाल में रोका जाना चाहिए। यानी पूरे समाज को इक्वल बनाने के लिए समाजवाद का यह मानना है कि जो काला धन है वो एक प्रकार से इकट्ठा कर रहे हैं जो पूंजीपति लोग हैं, एक प्रकार से जो कर नहीं दे रहे हैं, वो उन पे रोक लगनी चाहिए। साथ में ही इसी प्रकार से इस संग्रहण के साथ साथ ये कहता है कि जो धनवान हैं, यानी धनवानों की जो बढ़ती हुई आय है उस पे क्या लगना चाहिए? कर लगना चाहिए। कर का मतलब टैक्स, यानी टैक्स लगना चाहिए। और उस पर आयकर विभाग ये टैक्स लगाकर जो राशि आय के उनके जो आय से जो टैक्स प्राप्त होता है, उस टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग है वो एक प्रकार से निर्धनों के हित में किया जाना चाहिए। ऐसा समाजवाद इस प्रकार की गतिविधि पे क्या देता है? बल देता है। साथ में ही इनका मानना है कि जो इस प्रकार से अगर अपन आय, जो धनवान है उनकी आय पर टैक्स लगाएंगे और उस राशि को अगर निर्धनों के हित में अगर अपन लगाएंगे तो आर्थिक असमानता है वो दूर होगी। तो इनका मानना है कि जो आर्थिक असमानता है वो तत्काल दूर की जानी चाहिए। आर्थिक असमानता को तत्काल दूर की जानी चाहिए। और साथ में ही इसका जो मानना है वो मानना है कि सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसको उचित जो पारिश्रमिक है वो मिलना चाहिए और निश्चित जो अवकाश है वो भी मिलना चाहिए। यानी कि योग्य व्यक्तियों को उचित रोजगार मिलना चाहिए, साथ में ही उसको उचित जो पारिश्रमिक है, उनका जो वेतन है वो मिलना चाहिए। साथ में ही उनका जो निर्धारित अवकाश है निश्चित, वो अवकाश भी उनको मिलना चाहिए। ये भी वकालत करता है कौन? समाजवाद। साथ में ये ये समाजवाद है, उनका ये मानना है कि जो भूमि है अपनी, वो भूमि जो व्यक्ति जोत रहा है, भूमि को जो व्यक्ति जोत रहा है उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो भूमि है, जो व्यक्ति जोत रहा है, उस भूमि को उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए जो व्यक्ति उस भूमि को क्या कर रहा है? जोत रहा है। साथ में ये कह रहा है कि जो उद्योग हैं, उद्योग व बैंक हैं, उनका क्या होना चाहिए? राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इस बात पर भी सबसे ज्यादा बल देता है अपना समाजवाद
जो इनके समाजवाद के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत अपन देखते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो वो आते हैं समाजवाद के गुण, यानी कि समाजवाद के गुण। तो समाजवाद विचारधारा है वो अपने आप में काफी गुण लिए हुए है, जिसकी वजह से आज के युग में विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बन गई है। तो इसके कौन कौन से गुण हैं वो अपन देखते हैं। तो ये समाजवाद है, यह व्यक्ति व समाज दोनों के हितों को समान रूप से ध्यान में रखता है। यानी कि ये समाजवाद है, ये व्यक्ति और समाज है, उन दोनों के जो हित होते हैं उनको ध्यान में रखता है, किसी एक का नहीं रखता है। यानी सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखेगा तो समाज का अपने आप क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा। और जो दो विचारधाराएं मैंने आपको बताई थी, एक तो पूंजीवादी और एक है साम्यवादी, इन दोनों ही विचारधाराओं के जो दोष हैं उसको अच्छे से ये जानता है और अपने आप को इनसे दूर रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये भी इसके एक गुण के अंतर्गत आता है कि ये ना तो पूंजीपतियों का पक्ष लेता है ना साम्यवाद का। साथ में समाजवाद अब व्यक्तियों के एक प्रकार से व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल देता है, जिसमें वह व्यक्तियों को एक प्रकार से नागरिक जो स्वतंत्रताएं होती है, आर्थिक स्वतंत्रताएं होती है, उसका क्या रहता है, ये पक्षधर रहता है। यानी कि इस विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। और साथ में ही ये कहता है कि सत्ता है वो जनता द्वारा निर्वाचित है, जो अपने संसद के सदस्य होते हैं उनके अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो सत्ता है, सत्ता वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए। और साथ में ये समानता पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित की जाए जिसमें सभी लोग क्या हो, इक्वल हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और साथ में ये निजी संपत्ति की बात करता है, जिसमें यानी कि जो निजी संपत्ति है तो ये निजी संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं करता है। जो इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी, यानी निजी संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं करता है या उसको नष्ट करने की बात नहीं करता है, बल्कि उसको सीमित करने का क्या करता है, काम करता है। या अपन कह सकते हैं उसकी सीमित जो निजी संपत्ति है उसको सीमित करने पर यह क्या देता है, बल देता है, ताकि पूरे समाज का जिसके अंदर क्या हो, हित हो। तो ये इस प्रकार से कुछ इसके गुण अपने सामने दृष्टिगोचर होते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखने, क्योंकि अपन से पूछा जा सकता है समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न गुणों को बताइए। तो इसके जो गुण हैं वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं कि ये विचारधारा पूरे समाज को इक्वल बनाने पर बल देती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दोष पाए जाते हैं। तो इसके अंदर दोष कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, क्योंकि कोई भी विचारधारा कितनी भी अच्छी हो, निश्चित तौर पे उसके कुछ ना कुछ विरोधी हुए हैं जिन्होंने इनकी क्या की है, आलोचना। तो समाजवाद काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर, लेकिन फिर भी इसके कुछ दोष हैं। तो इस दोषों में अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये है कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। यानी कि जो समाजवाद है वो कोई एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, क्योंकि समाजवाद के अंदर अस्पष्टता और अनिश्चितता है। जैसे अपन उदाहरण के दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये समाजवादी है, राष्ट्रीयकरण पर भी बल देते हैं, और कुछ जो समाजवादी हैं वो सामाजिकरण पर बल देते हैं, पर निजी संपत्ति को किस सीमा
पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि अपन ने इसके गुणों में बात की थी कि निजी संपत्ति की समाप्ति की वकालत नहीं करता, उसको सीमित करने की बात करता है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कहां तक ये सीमित होनी चाहिए। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो समाजवादी विचारधारा है ये कोई एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। इस आधार पर आलोचकों ने इनकी क्या की है, आलोचना की है। साथ में जो ये समाजवाद है वो एक दूसरे के विरोधी तत्वों को अपना स्थान देता है। यानी कि एक दूसरे के विरोधी तत्वों को स्थान देना कैसे देता है कि ये जैसे एक तो साथ में बात करता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और साथ में ये बात करता है समाजवाद की उसके अंदर। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर बिल्कुल व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि स्वतंत्रता में विश्वास रखा जाता है। जबकि समाजवाद के अंदर किसकी बात आती है, नियंत्रण की। तो साथ में ते स्वतंत्रता की बात करता है और साथ में किसकी बात करता है, नियंत्रण की। तो जो आपसी यानी कि जहां स्वतंत्रता होगी तो वहां नियंत्रण कैसे स्थापित हो सकता है और जहां नियंत्रण होगा वहां स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह माना है कि ये दोनों जो विरोधी तत्व होते हैं, जो दो विरोधाभास वाले जो विचार होते हैं, उसका समावेशन किया गया है किसके अंदर, समाजवाद के अंदर, जो एक प्रकार से क्या है, दोषपूर्ण है। साथ में इनका मानना है कि ये जो भ्रष्ट व्यवस्थाओं को क्या देता है, संरक्षण देता है। कैसे देता है कि समाजवाद है वो राज्य की शक्तियों बहुत ज्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि राज्य के द्वारा वो व्यक्तियों पर और पर उन पे क्या करना चाह रहा है, नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि इन शक्तियों के आधार पर जो नौकरशाही की व्यवस्था होती है, जो नौकरशाही होते हैं वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो अपने आप में सर्वविदित बात करने लग जाते हैं, जिससे अपने समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता है, लाल फीताशाही है, नौकरशाही है, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। जहां पर अपन कह सकते हैं कि सुदृढ़ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस समाजवाद की वजह से जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी भ्रष्टाचार को, भ्रष्ट व्यवस्था का इसमें क्या होता है, संरक्षण होता है। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ में ये कहता है कि जो प्राकृतिक संभावनाएं हैं वो उनके ये बिल्कुल क्या है, विरुद्ध है। यानी कि जो प्राकृतिक संभावनाएं उनके क्या है, संभावनाएं हैं उनके विरोध में है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान नहीं बनाया। प्रकृति में भी अपन देख सकते हैं शारीरिक शक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, यानी कि शारीरिक शक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, या अपन कह सकते हैं चरित्र बल के आधार पर सबको क्या नहीं बनाया है, सम्मान नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में अगर प्रकृति ने भी मनुष्य को सम्मान नहीं बनाया है, वो भी उस एक प्रकार से अपन कह सकते हैं योग्यता के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो समाजवाद के तहत अपन मनुष्यों को किस प्रकार से समान इक्वल बना सकते हैं। इस आधार पर तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो योग्य व्यक्ति होता है, योग्यता और परिश्रम या अपन कह सकते हैं मितव्ययिता के आधार पर जो व्यक्ति अपनी संपत्ति अर्जित करता है उससे यह क्या करता है, छीनता है। और जो निठल्ले, आलसी, अक्रमठ जो व्यक्ति अपन कह सकते हैं कि जो अक्रमण्य जो व्यक्ति होते हैं उस प्रकार के व्यक्तियों को बांटता है, तो इसको अपन न्याय नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की विचारधारा है उस के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है इसके दोषों के अंदर की जो प्राकृतिक संभावनाएं हैं उनके बिल्कुल क्या है, विपरीत है। क्योंकि अपने इतना तो अपने भी जानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को शारीरिक शक्ति के आधार पर अगर देखें, बुद्धि के आधार पर देखें, चरित्र बल के आधार पर देखें, तो मनुष्यों को समान नहीं बनाया है। तो ये किस प्रकार से बना सकता है। साथ में ही उपभोक्ताओं का जो हित है उनको भी क्या होता है, नुकसान होता है। समाजवाद में जो उत्पादन से संबंधित राज्य के अधिकार है स्थापित होते हैं
उसमें एक प्रकार से उपभोक्ता की संप्रभुता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और पूरा अधिकार किसके हाथ में चला जाता है, राज्य को, जो एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना गया है कि उचित नहीं है। तो ये इसके कुछ अपने सामने आते हैं दोष, तो ये दोष भी अपने को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ आज का अपना ये लेसन है ये समाप्त होता है। कल की कक्षा में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसी तीसरी यूनिट का जो अगला लेसन है मार्क्सवाद, उसके संबंध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।